सुनसान सड़क के किनारे एक कैंपिंग टेंट में एक लड़की की बॉडी मिलती है। जिसे 30 साल तक कोई भी क्लेम करने नहीं आया और ना ही उसकी आइडेंटिटी हो पाई और पूरे अमेरिका ने उसे नाम दिया द टेंट गर्ल। फिर सालों बाद एक लड़का जिसका इस केस से कोई लेना देना भी नहीं था, वो इस केस को ऐसे सॉल्व करता है कि जैसे वो टेंट गर्ल खुद अपनी अधूरी कहानी उस लड़के के थ्रू दुनिया को बताने की कोशिश कर रही हो। पुलिस तो हार मान के केस बंद कर देती है, लेकिन वो अननोन लड़का ऐसे इस मिस्ट्री को सॉल्व करता है कि जिसको सुनकर अमेरिका के सभी लोगों के होश उड़ गए। ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, ये अमेरिका के गोल्ड केसेस में से सबसे बड़ा मिस्टीरियस केस है। ये कहानी स्टार्ट होती है 17 मई 1968 से केंटकी के जॉर्ज टाउन के पास यूएस हाईवे 25 पर एक आदमी जिसका नाम विल्बर रिडल था वहां से गुजर रहा था। वो एक सुनसान रास्ते पर था और तभी उसकी नजर एक ग्रीन कैनवस पर पड़ी जो रोड के साइड पर घने जंगलों में एक कैंपिंग टेंट के साथ पड़ा था। क्यूरियोसिटी में आकर रिडल ने उस कैंपिंग टेंट को जाकर देखने की कोशिश की और जैसे ही उसने उसको टच किया उसे अंदर एक ह्यूमन बॉडी जैसी नजर आई, जिसे देखकर वो बहुत डर गया और वो वहां से फटाफट भागा। और रिडल वहां पे भागकर पास के एक पेट्रोल पंप पर गया। वहां से उसने पुलिस को कॉल की। जब लोकल शेरिफ ने आकर उस कैनवस को काटा तो सबके होश उड़ गए। अंदर से एक बैडली डिकम्पोज्ड बॉडी निकली जो कि बहुत फीटल कंडीशन में थी। पुलिस और मेडिकल इन्वेस्टिगेटर्स ने जब एग्जामिनेशन की तो कुछ हॉरिफिक डिटेल्स सामने आई। उस लड़की के सिर पर ब्रूजेस के निशान थे जिससे लग रहा था कि उसे सर पर वार करके उसे बेहोश किया गया था और उसके हाथ टाइटली क्लिंक्ड थे और 3 उंगलियों के नेल्स भी टूटे हुए थे। इसका मतलब ये था कि किसी ने उसे जिंदा ही उस कैनवस के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया था। और होश में आने पर उस लड़की ने आखिरी दम तक बचने की कोशिश भी की थी, पर आखिर उसका दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस ने मीडिया और न्यूज़पेपर के थ्रू सब जगह से जानने की कोशिश की कि उस बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो सके। कोई फैमिली या कोई तो नोन हो जो उस बॉडी की डिटेल्स देखकर उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई लीड नहीं मिला। उसकी बॉडी के पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ या किसी भी तरह का कोई प्रूफ नहीं मिला जिससे कि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। उसकी बॉडी के पास सिर्फ एक बेबी डायपर मिला था और कोई आईडी प्रूफ या कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे कि पता लग सके कि वो कौन थी। लेकिन कुछ दिन बाद एक ट्रक ड्राइवर पुलिस को कांटेक्ट करता है और बताता है कि वो उसी रास्ते से गुजर रहा था और उसने एक हिच हाइकिंग कपल को लिफ्ट दी थी और उनमें से जो एक लड़की थी वो 17 इयर्स ओल्ड थी जिसका नाम डेबी था और हो सकता है कि वो वही हो। पुलिस ने पता लगाया कि वो कपल पेंसिल्वेनिया से था। पुलिस ने वहां जाकर उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की और जब पुलिस पेंसिल्वेनिया उनके घर पर पहुंची तो वो लड़की डेबी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिंदा और बिल्कुल ठीक ठाक पाई गई। और ऐसे ही काफी महीनों की कोशिश के बाद भी किसी भी तरह की लीड और इंफॉर्मेशन ना मिलने की वजह से पुलिस को यह केस बंद करना पड़ा। क्योंकि उसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही थी तो मीडिया ने उसे एक नाम दे दिया, द टेंट गर्ल। और जिस आदमी ने उसे डिस्कवर किया था, विल्बर रिडल, वो इस हादसे से इतना ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था कि उसने उसकी न्यूज़ क्लिपिंग्स और मैगजीन क्लिपिंग्स को पूरी लाइफ संभाल कर रखा। और 1971 में जब इस लड़की की बॉडी को कोई क्लेम करने नहीं आया तो लोकल अथॉरिटीज ने उसे एक मोडेस्ट टॉम्बस्टोन के साथ दफना दिया और उस ग्रेव पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ लिखा गया टेंट गर्ल और उसकी कुछ डिटेल्स। केस तो बंद हो गया लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 19 साल बाद 1987 में एक 17 साल का लड़का जिसका नाम था टॉड मैथ्यूज अपनी पार्टनर लॉरी के साथ उस वक्त टेनेसी के एक छोटे से टाउन लिविंगटन में रहता था। और ये लड़की जो इसकी पार्टनर थी वो विल्बर रिडल की बेटी थी जिसने टेंट गर्ल की बॉडी को डिस्कवर किया था।
एक दिन टॉड की नज़र अपनी पार्टनर लॉरी के पुराने सामान पे पड़ी, जिसमें वही न्यूज़ कटिंग्स और मैगजीन की कटिंग्स थी जिन्हें बहुत संभाल कर रखा गया था। टॉड ने क्यूरियोसिटी में आकर अपनी पार्टनर लॉरी से पूछा कि ये किस केस की न्यूज़ है और तुमने इसे इतना संभाल कर क्यों रखा है। तो लॉरी ने बताया कि उसके लिए ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, ये उस अनजान लड़की की कहानी है जिसको उसके फादर विल्बर रिडल ने 1968 में हाईवे 25 के पास डिस्कवर किया था और आज तक उसका कोई पता नहीं चल पाया कि वो कौन थी और उसका मर्डर किसने किया था। उस रात टॉड ने इस लड़की की न्यूज़ पहली बार सुनी थी। टॉड अंदर तक हिल गया। टॉड ने अपने 2 बहन भाई बचपन में खो दिए थे। टॉड और उसकी फैमिली अक्सर उनकी ग्रेव पर जाती थी, इसलिए वो इस दर्द को अच्छी तरह समझ सकता था कि जब कोई अपनों को खोता है तो कैसा लगता है। उसे लगा कि उस लड़की के भी कोई भाई बहन, हस्बैंड या बच्चे होंगे जो शायद उसको अभी भी ढूंढ रहे होंगे। टॉड ने कसम खा ली कि वो उस लड़की को उसकी फैमिली तक पहुंचा कर रहेगा और उसके मर्डर को ढूंढ कर रहेगा। टॉड ने पुलिस को कांटेक्ट करना स्टार्ट किया। टॉड ने इन्वेस्टिगेटर से सारी डिटेल्स ली। उसने वो सब कुछ किया जो वो उसको ढूंढने के लिए कर सकता था। टॉड 10 साल तक कोशिश करता रहा कि उसे कोई लीड मिले, कहीं से कुछ तो पता लगे, लेकिन कहीं से कुछ हासिल नहीं हो पाया। फिर 1990s में इंटरनेट का दौर आया। टॉड ने एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर लिया और अब टॉड के पास इंटरनेट था और कंप्यूटर था और वो अपनी सर्च को आगे बढ़ा सकता था। लेकिन उस वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। आज की तरह सोशल मीडिया नहीं था, ना फेसबुक, ना रेडिट, ना वायरल पोस्ट्स। अगर किसी केस की इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती थी तो वो इंटरनेट पर एक क्लिक से पूरी दुनिया में नहीं पहुंचती थी। इंटरनेट उस टाइम बिल्कुल नया नया था, सभी लोग उसे यूज भी नहीं कर रहे थे और ऑनलाइन इंफॉर्मेशन भी ना के बराबर ही थी। लेकिन टॉड ने हार नहीं मानी। 1998 में टॉड ने एक वेबसाइट बनाई, tentgirl.com। उस वेबसाइट पर टॉड ने टेंट गर्ल की सारी डिटेल्स अपलोड की, उसकी एस्टिमेटेड एज, हाइट, कपड़े और स्केचेस और पुलिस रिपोर्ट से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन। इसके बाद टॉड ने इंटरनेट पे हर मिसिंग पर्सन फोरम और मिसिंग पर्सन डिस्कशन ग्रुप्स पढ़ने शुरू किए। वो शाम को अपनी जॉब फिनिश करने के बाद इंटरनेट पे पुराने रिकॉर्ड्स पढ़ता था, लोगों की मिसिंग रिलेटिव्स की रिपोर्ट्स पढ़ता था और उन्हें मैच करने की कोशिश करता था और हर उस क्लू को रिकॉर्ड करता था जो टेंट गर्ल से थोड़ा सा भी मैच करता था। और आखिर एक दिन जनवरी 1998 की एक रात जब टॉड अपने काम से वापस आया और उसने कंप्यूटर ऑन किया, हर रोज की तरह टॉड ने मिसिंग पर्सन क्लासिफाइड एड्स और मैसेज बोर्ड्स चेक करने स्टार्ट किए। तब अचानक उसकी नजर एक पोस्ट पर पड़ी जो कि एक रोजमेरी नाम की लड़की ने डाली थी और रोजमेरी की सिस्टर जिसका नाम बारबरा था वो कुछ सालों से मिसिंग थी। और जब टॉड ने टेंट गर्ल और बारबरा की डिटेल्स को कंपेयर करना स्टार्ट किया तो हर एक चीज एकदम मैच कर गई। बारबरा लेट 1967 में केंटकी से गायब हुई थी और टेंट गर्ल की बॉडी भी वहां से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर मिली थी। दोनों की हाइट 5.2 इंचेस थी और फेशियल स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम था। बारबरा का गायब होना 1967 में और टेंट गर्ल की बॉडी मिलना बिल्कुल एक दूसरे के साथ अलाइन हो रहे थे। और सबसे बड़ा कनेक्टिंग पॉइंट ये था कि बारबरा अपने 8 महीने के बच्चे को पीछे छोड़ गई थी और वहीं बेबी का एक डायपर टेंट गर्ल की बॉडी के पास पाया गया था, जिससे कि पता चलता है कि दी टेंट गर्ल एक यंग मदर थी। ये सब देखने के बाद टॉड को लगा कि शायद टेंट गर्ल का पता लग चुका है और शायद अब उसके मर्डर तक पहुंचना भी दूर नहीं। टॉड ने तुरंत रोजमेरी को कांटेक्ट किया। दोनों ने मिलकर पुलिस और फोरेंसिक डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की कि टेंट गर्ल की बॉडी को ग्रेव से निकाला जाए और टीथ और बोन्स के सैंपल्स लेकर डीएनए टेस्ट किया जाए। पुलिस वालों ने भी इतनी डिटेल्स देखकर उनकी बात मान ली और उसकी बॉडी को निकालकर उसका डीएनए टेस्ट किया गया। अप्रैल 1998 में जब रिजल्ट्स आए तो 30 साल पुराना राज हमेशा के लिए खुल गया। टेंट गर्ल और कोई नहीं, बारबरा एनी हैकमैन ही थी। अब पुलिस को टेंट गर्ल की आइडेंटिटी का तो पता लग गया था, लेकिन अब पुलिस को पहुंचना था उसके मर्डर तक। उन्होंने रोजमेरी से पूछताछ की और रोजमेरी ने पुलिस वालों को बारबरा की बैक स्टोरी बताई। बारबरा का जन्म 1943 में हुआ था
और 1960s के मिड में उसकी जॉर्ज नाम के लड़के से शादी हुई और वो फ्लोरिडा में रहने लगे। लेकिन उसका हस्बैंड जॉर्ज एक ट्रैवलिंग कंपनी में काम करता था, जिसकी वजह से जॉर्ज और बारबरा अलग अलग जगह पर मूव करते रहते थे। और बारबरा के पेरेंट्स और सिस्टर को यही लगता रहा कि वो फ्लोरिडा में रह रहे हैं, लेकिन जॉर्ज और बारबरा फ्लोरिडा से केंटकी मूव हो चुके थे और उसकी फैमिली को किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया। और जब बारबरा 1967 में अचानक से गायब हो गई तो उसकी सिस्टर रोजमेरी और उसके पेरेंट्स ने जॉर्ज से पूछा, तो जॉर्ज ने कहा कि वो किसी और लड़के के साथ भाग गई है। लेकिन रोजमेरी को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आई, क्योंकि बारबरा ऐसी लड़की नहीं थी और वो अपने 8 महीने के बच्चे को छोड़कर कभी नहीं जा सकती थी। सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये था कि जॉर्ज ने कभी पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई ही नहीं। जब रोजमेरी ने बारबरा की मिसिंग होने की रिपोर्ट फ्लोरिडा में लिखवाई तो उसे वहां से कोई खास मदद नहीं मिली, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि वो फ्लोरिडा नहीं, वो केंटकी मूव हो चुकी थी। अब पुलिस ने जब इस केस को दोबारा एक मर्डर केस की तरह ओपन किया तो उन्हें ये साफ साफ पता लग रहा था कि बारबरा का मर्डर और कोई नहीं, उसका हस्बैंड जॉर्ज ही है, क्योंकि उसकी गिल्ट के सारे सबूत क्लियर थे। जॉर्ज ने कभी मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई, उसने उनकी फैमिली से झूठ बोला कि वो किसी और के साथ भाग गई है। और जॉर्ज जिस ट्रैवलिंग कंपनी में काम करता था वो वहां पे कार्निवल वर्कर था और पुलिस को पता लगा कि जॉर्ज के काम पर वही ग्रीन कैनवस टेंट्स यूज होते हैं जो कि बारबरा की बॉडी को कवर करने के लिए यूज किए गए थे। और रोजमेरी ने पुलिस को बताया कि उस टाइम उन दोनों के बीच में बहुत फाइट्स भी होती थी। हालांकि जॉर्ज पर कोई कोर्ट केस नहीं चल पाया क्योंकि कर्मा ने अपना काम पहले ही कर दिया था। जॉर्ज की मौत 1987 में कैंसर की वजह से हो चुकी थी। टेंट गर्ल जॉर्ज को अपनी मौत की सजा तो नहीं दिलवा पाई, लेकिन अब वो टेंट गर्ल के नाम से नहीं अपने खुद के नाम से पहचानी जा रही थी और उसकी ग्रेव पर नया ग्रेवस्टोन लगाया गया उसके खुद के नाम के साथ, बारबरा एनी हैकमैन, ताकि दुनिया जान सके कि वो कौन थी। और अगर बारबरा के बाद इस कहानी में किसी और की जीत हुई तो वो था टॉड मैथ्यूज। जब सभी केस ऑफिसर्स और इन्वेस्टिगेटर्स इस केस को भूल चुके थे तब टॉड ने वो कर दिखाया जो 30 साल तक बड़े बड़े सिस्टम नहीं कर पाए। उसने एक बहन को उसका परिवार और एक गुमशुदा रूह को उसका नाम वापस दिलवा दिया। सो गाइज, ये थी टेंट गर्ल की एक ऐसी कहानी जिसका सच सामने आने में 30 साल लग गए। लेकिन कहते हैं ना, सच जितना भी छुपा लो सामने आ ही जाता है, बस एक इंसान की जिद चाहिए होती है। सो गाइज, मैं हूँ यूडी और आप देख रहे थे दी 108 ग्लिच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।